इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज एक क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सभी? क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंसर बताने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपको क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अगर और टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाए तो आप उनको समझ के सही करें। चलो, अब देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि यहां पर हम लिख दें इवन बेटर देन लिख दें, ठीक है? नहीं, कुछ कह रहे हैं यहां पर कि हम क्या क्या बच्चों ने बताया, हाँ, स्पूनफुल मिल्क लिख दें, सिर्फ ऑफ हटा दें। मैं आपको बता देता हूं, स्पूनफुल जो है ना बच्चे, वो नाउन है। स्पूनफुल जो है वो नेम ऑफ क्वांटिटी है, वो नाउन है। स्पूनफुल है, बैग फुल है, ठीक है? तो इनके साथ हमेशा ऑफ लिखा करो। स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन, बैग फुल्स ऑफ मनी, ऐसे लिखा करो एक चीज। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को, आज अब समझते हैं। देखो कैसे देखना था क्वेश्चन को, इसको समझना। देखो, नहीं समझ में आया पूछ लेना, नहीं तो समझने की कोशिश करोगे तो पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। इस सेंटेंस में आप देखोगे ना बच्चे, तो पाओगे कि सेंटेंस के दो पार्ट हैं। हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो पार्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर, अच्छा, प्रेडिकेट की पहचान होती है कि मेन वर्ब प्रेडिकेट पार्ट में आती है, ठीक है? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जो वो हमने मेक्स लिखी है ना, वो मेन वर्ब है। मेक वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, तो मेन वर्ब है। तो प्रेडिकेट जो है ना, वो मेक्स से शुरू हो रहा है। मेक्स इट इवन बेटर विद इट्स न्यूट्रिशन, ठीक है? कि वो इसको और बेहतर बना देता है इसके पोषण के साथ साथ। मतलब इसका जो पोषण होता है, इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, वो तो रहती रहती है, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो मेक्स इट इवन बेटर विद इट्स न्यूट्रिशन जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। अच्छा, अगर वो पार्ट प्रेडिकेट है तो सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर मेक्स इट इवन बेटर विद इट्स न्यूट्रिशन जो है वो प्रेडिकेट है, तो बाकी सब जो लिखा वो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा, एड अ स्पून ऑफ फुल ऑफ मिल्क। अब हमें पता है जो एड अ स्पून फुल ऑफ मिल्क आफ्टर ब्रूइंग द टी हमने लिखा है, अगर हम इसको सब्जेक्ट माने तो कंफ्यूजन होगी। क्यों कंफ्यूजन होगी? क्योंकि इसमें ऐड जो है ना वो मेन वर्ब है, इन्फिनिटिव, नॉन वो इंपेरेटिव मोड की। जैसे जब हम किसी को क्वेश्चन आंसर, मतलब किसी को हम रिक्वेस्ट ऑर्डर करते हैं ना, कमांड करते हैं, तो हम वहां पर क्या करते हैं, यू को सब्जेक्ट मानकर उसको अंडरस्टूड रखते हैं
और वर्ब हमेशा इंपेरेटिव मूड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम किसी से कहें कम हियर, तो कम हियर इंपेरेटिव सेंटेंस है। वैसे ही अगर हम ये लिख दें ऐड अ स्पून फुल ऑफ मिल्क आफ्टर ब्रूइंग द टी, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट नहीं रहा, ये खुद एक स्टेटमेंट बन गया और ये ऑर्डर बन गया। अगर ये ऑर्डर बन गया तो ये किसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो अब हम क्या करें, मैं आपको बताता हूं। इसमें आंसर ये है बच्चों कि ये जो हमने ऐड लिखा है ना, इसको आप हटाओ और इसको लिख दो एडिंग। अभी जो एडिंग है ना, ये हमारा बन गया जेरेंड। जेरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती हैं जो सेंटेंस में नाउन का काम करती हैं, ठीक है। तो इसको लिखो एडिंग ए स्पून फुल ऑफ मिल्क आफ्टर ब्रूइंग द टी, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि टी को ब्रू करने के बाद में, टी को ब्रू करने के बाद में चाय को, उसमें 1 चम्मच मिल्क ऐड कर देने से क्या होता है, उसका टेस्ट और उसका न्यूट्रिशन और अच्छा हो जाता है। मिल्क से न्यूट्रिशन वैल्यू भी आ जाती है और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो आंसर है कि हमें ऐड की जगह एडिंग लिखना है। एडिंग क्यों लिखा फिर से समझ लीजिए, क्योंकि वो जो पार्ट है ना, जो पिंक कलर से अंडरलाइन है, वो हमारे प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है। अगर हम किसी वर्ब को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर लिखें, ठीक है, देखो सारे बच्चों को पता होगा कि जो वर्ब्स होती हैं, अगर हम इनको नाउन्स के तरीके से यूज करें, ठीक, तो 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है इन्फिनेटिव, एक होती है जेरेंड, ठीक है। तो वो जो हमने एडिंग लिखा ना, वो जेरेंड है। तो आंसर हमारा ये है एडिंग अ स्पून फुल ऑफ मिल्क आफ्टर ब्रूइंग द टी, ठीक है। चाय को ब्रू करने के बाद उसमें 1 चम्मच मिल्क ऐड कर देने से उसका टेस्ट और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और बेहतर हो जाती है। चलो अब जल्दी से बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया हमने ऐड की जगह एडिंग क्यों लिखा। फिर से समझ लीजिए, अगर हम एडिंग नहीं लिखते, ऐड लिखा रहने देते बच्चे, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता, जो कि एक ऑर्डर एडवाइजर रिक्वेस्ट होता है। लेकिन हमें इसे इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, हम यहाँ पर एक जनरल फैक्ट बता रहे हैं, तो हमें इसको सब्जेक्ट बना के लिखना है। जल्दी से कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि हमने ऐड की जगह एडिंग क्यों लिखा? यस नो में? टू ऐड होगा। एक देखो, एक बेवकूफ है, वो कह रहा है टू ऐड होगा। बेटा टू ऐड नहीं होगा। जो इन्फिनिटिव्स होते हैं ना, उनका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई विश, कोई डिजायर, कोई फ्यूचर की प्लानिंग एक्सप्रेस करनी हो। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में अगर तुमने कभी पढ़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ वहां ये पढ़ा होगा कि जो इन्फिनिटिव्स होते हैं वो फ्यूचर प्लानिंग्स को, डिजायर्स को, इंटेंशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये ना डिजायर है, ना इंटेंशन है, ना कोई प्लानिंग है, ये एक जनरल फैक्ट है। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं जेरेंड यूज होगा, तो एडिंग लिखना, टू ऐड मत लिखना, ठीक है। चल, नहीं इन्फिनिटिव नहीं बना सकते, वो जो मैंने बात बता दी ना उस वजह से। इन्फिनिटिव्स का यूज हम डिजायर्स के लिए, प्लान्स के लिए, डिसीजंस के लिए करते हैं। आई वॉन्ट टू गो, तो ये जो टू गो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, मेरा डिसीजन, मेरा प्लान, ठीक है। दे ट्राइड टू हर्ट हिम, ये उनकी इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा है। ये ना इंटेंशन है, ना कोई फ्यूचर प्लान है, ये एक जनरल फैक्ट है कि चाय को ब्रू करने के बाद में उसमें 1 चम्मच दूध ऐड कर देने से उसका स्वाद और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बेहतर हो जाती है। ये फैक्ट है। तो यहाँ पे जेरेंड यूज होगा इन्फिनिटिव। एंड मेक लगा सकते हैं? नहीं, एंड मेक नहीं लगा सकते। एंड मेक लगा दोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस पर्सन को हम ये कमांड कर रहे हैं ऐसा करने के लिए कि उसमें 1 चम्मच दूध ऐड कर दो, उसी को हम ये कमांड कर रहे हैं और उसको बेहतर बना दो न्यूट्रिशन के साथ में। नहीं, वो बेहतर बनाएगा नहीं। जब आप ऐड करोगे तो दूध ऐड करने से चाय में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसका टेस्ट अपने आप अच्छा होगा। वो आपको नहीं करना, वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, दो ही कुड स्विम लिटिल he dare not risk going into the pond without some help। सोच समझ के सारे बच्चे आंसर करें इस क्वेश्चन का। Though he could swim little, he dare not risk going into the pond without some help। सारे बच्चे आंसर बताएं। करेक्शन कमेंट क्या करो। मैं बहुत बार बताता हूं, तुम लोग पता नहीं कितने बेवकूफ हो, कैसे अपने को स्टूडेंट कह लेते हो। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, टीचर की बात मान नहीं सकते हो, सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे अंदर है नहीं, ठीक है।
अपनी आदतों से, अपनी गलत चीजों से तुम छुटकारा पा नहीं सकते, तुम्हें कितना भी खींचा जाए, समझाया जाए, बताया जाए, कैसे स्टूडेंट हो? सुधरोगे कैसे फिर? अगर डिसिप्लिन नहीं है, ऑबिडियंस नहीं है, ठीक है, तो कैसे फिर सीखोगे? फिर स्टूडेंट का है क्यों? खाली पैसा खराब करने के लिए, टाइम खराब करने के लिए स्टूडेंट बने हो? स्टूडेंट समझदार होता है, इशारा काफी होता है। एक बार बता दिएगा कि भाई कॉमन एरर के क्वेश्चंस को हमेशा करेक्शन कमेंट करना है, बस एक बार बता दिएगा, बात खत्म हो गई। आगे से समझदार पर्सन ध्यान रखता है। तुम्हें 15 बार बताया जा चुका है। अच्छा, कोई बच्चा बता रहा गोइंग नहीं होगा, गो होगा। देखो देखो मैं बता दा, हाँ, इसीलिए तो मैं कमेंट करवाता हूँ, इसीलिए कमेंट करवाता हूँ बच्चे, जिससे मुझे पता चल पाए आपको कंफ्यूजन क्या क्या हो रहा है। तो जो मुझे सिखाना वो तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, बाकी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। देखो ये डेयर नॉट जो है ना बच्चे, ध्यान देना, ये डेयर नॉट है मॉडल। नीड और डेयर का नॉट लिख देते हैं, मॉडल से आते हैं, मॉडल है। रिस्क जो है मेन वर्ब है, रिस्क मेन वर्ब है, ट्रांसिटिव है। गोइंग इनटू जो हमने लिखा है, ये इस मेन वर्ब रिस्क का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जेरेंड है। तो गोइंग को गो मत लिखो, वो सही लिखा हुआ है। रिस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट है गोइंग, और वो सही लिखा हुआ है, मतलब वहां पे कोई गलती नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे रिस्क नहीं लिखा होता तो हम गो लिखते, डेयर नॉट गो, लेकिन रिस्क लिखा हुआ है तो मेन वर्ब रिस्क बन गई, गो तो मेन वर्ब है नहीं। तो अगर यहाँ पे रिस्क नहीं लिखा होता है और हम गो को मेन वर्ब मानते तो गोइंग गलत होता है, फिर हमें गो लिखना पड़ता है, डेयर नॉट गो, ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है बच्चे, बात समझ में आ रही है ना? तो अभी तो रिस्क मेन वर्ब है, तो अब ये इसमें मतलब गलती नहीं है। फिर गलती कहाँ है मैं आपको बताता हूँ, देखो लिटिल और लिटिल, ठीक है, इन दोनों का बस डिफरेंस बताना है, बाकियों का नहीं, बस इन दोनों का ही। बाकी सबको पता होंगे लिटिल और लिटिल, द लिटिल क्या है सब जानते होंगे, बस मुझे इन दोनों का डिफरेंस बता दो कि लिटिल और अ लिटिल में डिफरेंस क्या होता है। ये बातें सबको पता होंगी, ये तो सारे बच्चे पहले से ही जानते होंगे, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखना। लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नो, ठीक है। और नो लिखना था, नॉट हो गया गलती से, एक मिनट बच्चे इसको सही कर दो। ठीक है, लिटिल का मतलब हो गया ऑलमोस्ट नो, नेगेटिव, ठीक है। आ लिटिल का मतलब हो गया सम, पॉजिटिव। तो लिटिल आ लिटिल जो है ना, ये अमाउंट के डिटर्मिनर्स होते हैं। इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज के अमाउंट को रेफर करना हो। तो अमाउंट अगर हमें लगता है नेग्लिजिबल है, नेगेटिव वैल्यू है उसकी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसके लिए लिटिल का यूज करते हैं। ही हैज लिटिल एक्सपीरियंस। तो अगर किसी पर्सन के एक्सपीरियंस को लेकर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है, हम ये मानते हैं कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो एनफ नहीं है, ठीक है, नेग्लिजिबल है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो हम कहेंगे ही हैज लिटिल एक्सपीरियंस। लेकिन अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, उसको जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है, मतलब पॉजिटिवली उसको कंसीडर किया जा सकता है कि हाँ भाई ठीक है, तो अगर वो उसकी पॉजिटिव वैल्यू देखता है, उसको लगता है कि ये जो अमाउंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर अ लिटिल यूज करेगा, ही हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस। तो अ लिटिल और लिटिल ये दोनों ही एटीट्यूड्स को एक्सप्रेस करते हैं स्पीकर या राइटर की। किसी अमाउंट को लेकर अगर किसी का मतलब मानना ये है कि वो अमाउंट नेगेटिव वैल्यू का है, नेग्लिजिबल है, तो वो लिटिल यूज करेगा। किसी को लगता है कि नहीं अमाउंट जो है वो सिग्निफिकेंट है और पॉजिटिव वैल्यू का है, तो वो लिटिल यूज करेगा। मीनिंग का डिफरेंस है। अब ये जो मीनिंग है हम कैसे जान पाएंगे? सही तो दोनों होते हैं। ऐसे देखो, मान लो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख दूं, दे हैव लिटिल मनी, ठीक है, और मैं लिख दूं दे हैव अ लिटिल मनी। अब जल्दी से बताओ इन दोनों में से कौन से वाला गलत है? दे हैव लिटिल मनी एंड दे हैव अ लिटिल मनी।
सारे बच्चे जल्दी से मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन से वाला गलत है। दे हैव लिटिल मनी या दे हैव अ लिटिल मनी? बताओ बच्चों, दे हैव लिटिल मनी ये गलत है या दे हैव अ लिटिल मनी ये गलत है? दोनों सही है, मीनिंग अलग अलग है, गलत इनमें से एक भी नहीं है। देखो, अगर हम लिख रहे हैं दे हैव लिटिल मनी, तो इसका मतलब दे हैव ऑलमोस्ट नो मनी। स्पीकर जो है वो ये मानते हैं कि उनका पैसा वैसा नहीं है, या जो है भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दे हैव अ लिटिल मनी का मतलब ये हो गया दे हैव सम मनी। दे हैव सम मनी का मतलब उनके पास पैसा तो है, लेकिन वो पर्याप्त, मतलब उनके पास है कुछ पैसा, मतलब हम उसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो दोनों सही है, इनमें से एक भी गलत नहीं है। ठीक, चलो अब इन्हीं दोनों सेंटेंस को हम लिखा रहने देते हैं ना, और थोड़े से इनमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जो थोड़ा सा ना चेंजेस कर लेते हैं। देखिए, दे हैव लिटिल मनी सो दे मे help you. They have a little money, so they cannot help you. अब बताओ कौन सा सही? चलो भाई, अब बताओ कौन सा सही? दे हैव लिटिल मनी सो दे कैन हेल्प, सो दे में गलत लिख दिया, कैन ही लिखना था, कैन ही लिख देता हूं बच्चा, ठीक है। सो दे कैन, बताओ कौन सा सही? दे हैव लिटिल मनी सो दे कैन हेल्प यू, दे हैव लिटिल मनी सो दे कैन नॉट हेल्प यू। आंसर बताओ। अब दोनों गलत हो गए। तो बात समझ में आ रही, जो हम कहना चाह रहे हैं यहां पे, डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर हम सेंटेंस केवल इतना लिखें, दे हैव अ लिटिल मनी, ठीक है, या दे हैव लिटिल मनी, तो सही है, मीनिंग अलग अलग है, लेकिन गलत इनमें से कोई भी नहीं है। तो जब हमें ये समझना है कि भाई इनमें से अगर कोई गलत है ही नहीं, लिटिल भी सही है लिटिल भी सही है, तो फिर हम इन्हें सीख क्यों रहे हैं? जब दोनों ही सही होते हैं तो फिर हम क्यों सीख रहे हैं? फिर तो जो लिखा होगा उसी को सही मान लेंगे। तो आंसर है ऐसा नहीं है। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें इनका यूज करना पड़ता है। अब मान लो सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा हो जिसमें नेगेटिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो आप अ लिटिल नहीं यूज कर पाओगे ना। और मान लो सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा हो जिसमें नेगेटिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो आप अ लिटिल नहीं लिख पाओगे। पॉजिटिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो आप लिटिल नहीं लिख पाओगे। तो अदरवाइज अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रखा है तो लिटिल भी सही है अ लिटिल भी सही है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट दे रखा है तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव है तो आपको अ लिटिल लिखना पड़ेगा, नेगेटिव है तो लिटिल लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अभी फिलहाल में दोनों गलत हैं। अब हमने कहा कि दे में हेल्प, वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो मदद तो वो कर पाएगा ना जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं वो कैसे मदद करेगा? तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट, तो लिखो अ लिटिल, तो यहाँ पे लिखो अ लिटिल। यहाँ पे लिखा दे कैन नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं कर सकते। तो अगर मदद नहीं कर सकते तो इसका मतलब उनके पास पैसा नहीं होगा, तो मतलब जो अमाउंट है वो नेगेटिव वैल्यू का हो गया, नेगेटिव वैल्यू का हो गया, तो लिटिल लिख दो। बात समझ में? अब अपने क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो सभी लोग क्वेश्चन, देखो कुछ समझ में आया क्या? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दो ही कुड स्विम लिटिल, कि हालांकि वो थोड़ा बहुत स्विम कर लेता था। दो कंट्रास्ट शो करता है, सारे बच्चे ध्यान रखना। दो का मतलब कंट्रास्ट, ठीक है, ऑपोजिट सिचुएशन। He dare not risk going into the pond without some help. बिना मदद के वो तालाब में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ठीक है, तो कौन पर्सन ऐसे हिम्मत नहीं कर पाएगा कि बिना मतलब मदद के तालाब में जाए? जिसको तैरना नहीं आता होगा वो हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने दो कंजंक्शन लिखा जो कॉन्ट्रास्ट शो करता है, तो इसका मतलब ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको स्विम करना आता है, पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही बिना किसी की मदद के जाने के तैरने के लिए। तो जब हमें पता है कि यहाँ पॉजिटिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हटाओ लिटिल, लिखो अ लिटिल, तो आंसर है अ लिटिल। दो ही कुड स्विम अ लिटिल, हालांकि वो थोड़ा बहुत, ठीक है, तैर लेता था, पॉजिटिव वैल्यू,
लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी बिना किसी की मदद के तालाब में जाने की। ठीक है, तो आंसर हमारा ये था बच्चे, दो ही कुड स्विम अ लिटिल ही डेयर नॉट रिस्क गोइंग इनटू द पॉन्ड विदाउट सम हेल्प। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सारे बच्चे देखे तो देखो, एक बच्चे ने लिखा वुड सीज्ड। बेटा विल, शैल, कुड, वुड मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये सारे बच्चे ध्यान रखो, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरीके की गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है। ऐसी अगर गलतियां करोगे तो भाई फिर तो मैं बोलना बहुत कुछ चाह रहा हूं, लेकिन मैं अब बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप लोगों का एग्जाम सर पर आ गया। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरी वजह से डिमोटिवेट हो जाओ। तो विल के साथ अगर आप सीज्ड लिख रहे हो, विल सीज्ड, ठीक है, तो अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, ठीक है, बट बस समझ लेना कि कहना बहुत कुछ है, ठीक, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं कुछ कहूंगा नहीं। अगर खुद ही अपने आप डिसीजन कर लिया कि नहीं हम तो जानबूझ के अपना पैर कुल्हाड़ी पे ही पटकेंगे, तो वही पटको, फिर तो अब क्या कर सकता हूँ। ये चीजें तो अब नहीं सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब इतने बड़े वाले हो तब तो फिर सिखाने का क्या फायदा, फिर तो हमें पढ़ना पढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो क्या लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये सही होता है कि नहीं होता, सोच समझ के लिखा करो, है कि बस दुनिया कोचिंग ले रही है तुम भी टूट पड़े, ऐसा मत करो। देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, जिसको जो भी दिमाग लगाना था लगा लिया ना, अब छोड़ दो बच्चे, आ जाओ यहाँ पे। एक बच्चा यहाँ पे फ्रॉम नाउ की जगह अगो लिख रहा है। अगो क्यों लिख रहे हो, टाइम नहीं चेंज किया जाता, टेंस में पढ़ा नहीं, टाइम डिसाइड द टेंस। भाई भाई क्या है बताएं, ऑनलाइन बच्चे मेहनती बहुत होते हैं बट पता नहीं दिमाग नहीं यूज करते हैं। टाइम डिसाइड्स द टेंस, जब भी तुमने टेंस पढ़ा होगा, चाहे मुझसे पढ़ा हो चाहे कहीं भी किसी से भी पढ़ा होगा, तो वहां ये जरूर पढ़ा होगा, टाइम डिसाइड्स द टेंस। टाइम डिसाइड करता है टेंस को। अब वहां पे बेवकूफ टाइम को चेंज करने चल दिया, टाइम को बदलने लगा रहा है। एक चीज सोचो बेवकूफ, अगर तुम यहाँ पे फ्रॉम नाउ की जगह अगो लिख दोगे तो इस फ्यूचर को कैसे जस्टिफाई करोगे, हैं? सोचते ही नहीं। फिर ऐसे बच्चों की वजह से ना तभी कभी कभी ऐसा मन करता है कि अपनी फॉर्मेलिटी कर लो, जैसे तुम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे है नहीं, अपनी फॉर्मेलिटी कर दो। ये पढ़ने की फॉर्मेलिटी कर ले, तुम पढ़ाने की फॉर्मेलिटी कर लो, ठीक। इन्हें कुछ भी बताओ ये समझते नहीं है, हाँ? टेंस में खूब पढ़ाया जाता है, चिल्ला चिल्ला के हर एक टीचर पढ़ाता है, मैं तो पढ़ाते ही हूँ, बाकी भी सारे पढ़ाते ही होंगे, ठीक है, कि टाइम डिसाइड द टेंस। तो वो टाइम के साथ टेंस, वो टाइम को चेंज कर दे रहा है। फ्यूचर की बात हो रही है, वो पास्ट की बनाना चाह रहा है उसे, ठीक। विल के साथ में सेकेंड फॉर्म लिख रहा है। अब ऐसी गलतियां तो देखो एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो हमने लिखा बिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि करोड़ों साल बाद आज से, फ्रॉम नाउ का मतलब आज से करोड़ों साल बाद, द फ्यूल फॉर द एनर्जी ऑफ द स्टार्स विल बर्न आउट, ठीक है, कि जो स्टार्स की एनर्जी के लिए फ्यूल है, जो फ्यूल है स्टार्स की एनर्जी जो है, आप सबको पता होगा जो स्टार्स हैं, ठीक है, ये हीलियम और हाइड्रोजन, मेनली हीलियम से बने होते हैं और वही जलता रहता है, ठीक है, तो वो फ्यूल है। अब ये फ्यूल हमेशा तो बना नहीं रहेगा, उसकी भी अपनी एक क्वांटिटी है, ठीक है, तो कभी ना कभी बिलियंस ऑफ ईयर्स में, आज से दसों करोड़ों साल के बाद में, ये जो स्टार्स का फ्यूल है जिससे वो जलते हैं, हीलियम जो है, वो बर्न आउट हो जाएगा। बर्न आउट का मतलब सारा जल जाएगा, बचेगा ही नहीं, ठीक है। एंड दस द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स सीज्ड, और फिर क्या होगा, ये जो तारों का टिमटिमाना हमें नजर आता है, रात को तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं ना, तो जब वो सारा फ्यूल बर्न आउट हो जाएगा तो ये स्टार्स की जो ट्विंकलिंग है, ये जो टिमटिमाना है स्टार्स का, ये बंद हो जाएगा, ठीक, ये मतलब है। अब देखो है क्या, अगर हम केवल विल बर्न आउट लिख रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मान लो मैं लिखूं आई शैल रीड अ स्टोरी, आई शैल रीड द स्टोरी, ठीक। तो आई शैल रीड द स्टोरी जो है ना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब ये काम है, इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा काम है जो अभी नहीं होता है लेकिन फ्यूचर में होगा, ठीक है। आई शैल रीड द स्टोरी का मतलब है कि मैं अभी स्टोरी नहीं पढ़ रहा हूं लेकिन फ्यूचर में पढ़ूंगा। चलो एक चीज,
अब मैं यहां पे एक दूसरी सिचुएशन लिखता हूं, I shall have read the story. I shall have read the story. ये भी फ्यूचर का टेंस है बट ये परफेक्ट है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। अब देखो होता क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये शो करता है कि ये फ्यूचर एक्शन है, कि ये कोई ऐसा एक्शन है, ये कोई ऐसा इवेंट है जो अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में होगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट से पता चलता है। फ्यूचर परफेक्ट से क्या शो करता है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट से ये पता चलता है कि ये जो एक्शन है, ठीक है, ये हो सकता है अभी भी हो रहा हो लेकिन इसका कंप्लीशन फ्यूचर में होगा, तो कंप्लीशन इन द फ्यूचर को रेफर करता है, कंप्लीशन इन द फ्यूचर। अगर हमें फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी एक्शन के कंप्लीशन को शो करना हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अगर हमें यह बताना हो कि कोई एक्शन अभी नहीं होता है लेकिन फ्यूचर में होगा तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। ये छोटी छोटी बातें सबको पहले से पता होती हैं, सबको पता होती हैं। कोई भी ऐसा बच्चा मुझे नहीं लगता कि तुम में से होगा जिसे ये बात पता ना हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, सबको ही पता होता है। ठीक है, अब यहां देखो, बिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से दसों करोड़ों साल बाद। तो क्या आज से दसों करोड़ों साल बाद में जलना शुरू होगा फ्यूल स्टार्स का? आज नहीं जल रहा, आज भी तो जल रहा है भाई। आज अगर स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं तो आज भी वो जो फ्यूल है उनके अंदर वो जल रहा है, तभी तो वो ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा जलता रहेगा नहीं। आज से दसों करोड़ों साल बाद ये सब जल चुका होगा, जितना भी फ्यूल है उनका वो जल चुका होगा। मतलब कंप्लीशन ऑफ सम एक्शन इन द फ्यूचर को हमें रेफर करना है, हमें किसी एक्शन के फ्यूचर में कंप्लीशन को रेफर करना है कि जो आज जल रहा है ना ये सब जल चुका होगा, ये सब पूरा हो जाएगा, ये काम उस समय बंद हो जाएगा दसों करोड़ों साल बाद। ठीक, तो हमें यहाँ पे फ्यूचर में किसी एक्शन के कंप्लीशन को रेफर करना है। तो अगर कंप्लीशन को रेफर करना है तो आपको लिखना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखोगे तो विल बर्न की जगह आएगा विल हैव बर्न्ड। तो इसको आप लिखो विल हैव बर्न्ड आउट। बिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ the fuel for the energy of the stars will have burnt out and thus the twinkling of the stars ceased। अब देखो, जब हम will have burnt लिख देंगे तो होगा क्या, ये will और ये have ये हेल्पिंग वर्ब है और burnt मेन वर्ब है और ceased मेन वर्ब है। तो जिस तरीके से burnt फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब है वैसे ceased भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब है। विल और हैव ये दोनों कॉमन हेल्पिंग वर्ब हो गए। विल और हैव जो है वो बर्न्ट की हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, ठीक है, और साथ ही साथ सीज्ड की हेल्पिंग वर्ब भी हो गई। तो जो सीज्ड वर्ब है ना वो थर्ड फॉर्म में, वो सेकंड फॉर्म में नहीं है, और उस सीज्ड वर्ब की हेल्पिंग वर्ब भी विल और हैव है, बर्न्ट की भी हेल्पिंग वर्ब विल और हैव है। तो आंसर ये है बिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ द फ्यूल फॉर द एनर्जी ऑफ द स्टार्स विल हैव बर्न्ट आउट एंड दस द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स सीज्ड। कि जो फ्यूल है वो सब जल चुका होगा और जो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स है वो रुक चुकी होगी, क्योंकि फ्यूल बर्न हो जाएगा तो फिर ट्विंकलिंग भी अपने आप ही सीज हो जाएगी। चलो अब जल्दी से बताओ कितने बच्चों को बात समझ में आ गई। हाँ, दोनों वर्ब, दो मेन वर्ब है हमारे पास बच्चे, एक बर्न्ट है और एक सीज्ड है, और दोनों ही मेन वर्ब्स की हेल्पिंग वर्ब्स कॉमन है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ना ऐसे अटेम्प्ट क्या करो, एक दो आदत डालो कि क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ा करो। क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है उसके चक्कर में मत पढ़ा करो। कई बार क्या होता है हमें बोलने में कुछ अच्छा लगता है या पढ़ने में कुछ अच्छा लगता है ना, तो हम उसी को करेक्ट करके भागाते हैं। समझ के करेक्शन, दो चीजें आदत डालनी है सारे बच्चों को। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, चाहे कितना भी वो आसान लगे लेकिन पढ़ना पूरा है, और दूसरा समझ के आंसर करना है। चलो अगला देखो, Turrell was a professional musician unless he was diagnosed with a form of arthritis disease that meant he could no longer use his hands to play instruments. Turrell was a professional musician। अब कोई कह रहा है कि ट्यूरेल्स कोई नाम रहा होगा किसी म्यूजिशियन का, पता ही चल रहा है, ठीक है। ट्यूरेल्स वाज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, कि ट्यूरेल्स एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, अनलेस ही वाज डायग्नोज्ड विद अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस डिजीज। ठीक है,
जब तक कि उनको डायग्नोस नहीं किया गया कि उनको आर्थराइटिस टाइप की कोई बीमारी है, जिसका मतलब यह था he could no longer use his hands to play instruments, कि वो और ज्यादा अपने हाथों का यूज इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको आर्थराइटिस टाइप की कोई बीमारी थी। ठीक, तो आपने पढ़ लिया ये, चलो बढ़िया। होता क्या है कि जब हम सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं ना तो फिर हमें धीरे धीरे समझ में आना शुरू होता है कि हमने पढ़ा है, इसका मतलब क्या है। जब वो समझ में आता है तो फिर हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना शुरू होता है, फिर कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना शुरू होता है तो हम करेक्शन कर लेते हैं। देखो, अनलेस और अनटिल, ये दो कंजंक्शन, सबको अनलेस का मतलब पता है? हाँ, ऐसा तो कोई नहीं होगा ना जो इस प्रैक्टिस बैच में आ गया जिसको मतलब ही ना पता हो। हैं, सारे पढ़े हुए होंगे, सबने कहीं ना कहीं से पहले कोर्स कंप्लीट कर रखा होगा। तो अनलेस का मतलब इफ नॉट, अनटिल का मतलब टिल नॉट। अनलेस और अनटिल का मतलब ये हो गया, इफ नॉट और टिल नॉट। अब देखो, अनलेस का यूज हम करते हैं तब जब हमें किसी काम के होने किए जाने की कंडीशन को रेफर करना, कि किस कंडीशन में कोई काम होगा या नहीं होगा। अनटिल का यूज हम करते हैं टाइम के लिए, जब हमें ये बताना हो कि कोई काम किस टाइम पर होगा या नहीं होगा। तो अनटिल बेसिकली टाइम का कंजंक्शन है, अनलेस जो है वो कंडीशन का कंजंक्शन है। ये सबको ही पता है। अब इसके बाद की बात देखो, हमने लिखा दे विल वेट हियर डैश ही एग्रीज विद देम। ठीक है, दूसरा, दे विल वेट हियर डैश ही डैश ही या छोड़ो, डैश द सन राइजेस, और सी दे विल वेट हियर डैश द ट्रेन इज ऑन टाइम। ठीक है, चलो अभी मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, इनमें आपको अनलेस और अनटिल यूज करने हैं। चलो सारे लोग 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तीनों सेंटेंस पढ़ो, समझो, और अनलेस और अनटिल का यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करो। तीनों क्वेश्चंस को पढ़ो, पढ़कर कुछ समझ में आए दिमाग में, ठीक है, तो अनलेस और अनटिल का यूज भी करो। अब देखो, तीसरा वाला जो है, दे विल वेट हियर डैश द ट्रेन इज ऑन टाइम। ट्रेन का टाइम पे नहीं होना एक कंडीशन है। भाई मान लो हम स्टेशन पर आ गए, ठीक, और स्टेशन पर आ गए, अब हमें पता चला कि हमारी ट्रेन तो 2 घंटे लेट है। हम पहुंच गए टाइम से, लेकिन पता चला ट्रेन टाइम से नहीं है, 2 घंटे लेट है। तो अब हम क्या करेंगे अगर ट्रेन टाइम से ना आए? ट्रेन टाइम से आ गई तब तो हम सीधा ट्रेन में बैठेंगे, अपना जहां आना जाना होगा वहां आएंगे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि ट्रेन टाइम से ना हो, तब हम क्या करेंगे? तो ये कंडीशन हो गई, द ट्रेन, इफ द ट्रेन इज नॉट ऑन टाइम। अगर ट्रेन टाइम से नहीं होगी तो फिर हम वही इंतजार करेंगे, कहां जाएंगे? फिर वही इंतजार करेंगे। तो ये हो गई कंडीशन। तो यहां पे हमने लिख दिया अनलेस। दे विल वेट हियर अनलेस द ट्रेन इज ऑन टाइम। तो इसका मतलब है दे विल वेट हियर इफ द ट्रेन इज नॉट ऑन टाइम। अगर ट्रेन टाइम से नहीं आएगी तो फिर हम कहीं जाएंगे नहीं, हम वही इंतजार करेंगे। ये कंडीशन हो गई कि उस कंडीशन में हम इंतजार करेंगे। दूसरा देखो, अनटिल, दे विल वेट हियर, कि वो यहां इंतजार करेंगे, ठीक है, डैश द सन राइजेस। देखो, ट्रेन का लेट होना, टाइम से आना कंडीशन हो सकती है। कई बार ट्रेन टाइम से आ भी जाती है, कई बार नहीं भी आती, ठीक है। तो वो कंडीशन है कि अगर टाइम से नहीं आई तो हम वेट कर लेंगे। लेकिन सन का राइज करना कंडीशन नहीं है। ऐसा तो होता नहीं कि कभी सन राइज हो कभी ना हो, सन तो राइज होगा ही होगा।
तो ये हम कंडीशन नहीं मान सकते, इसे हम टाइम मानेंगे। तो हमने लिख दिया अंटिल, दे विल वेट हियर अंटिल द सन राइजेस, कि वो यहाँ इंतजार करेंगे जब तक सन राइज ना हो जाए तब तक। टाइम हो गया। इसमें हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। दे विल वेट हियर, वो यही इंतजार करेंगे अंटिल ही एग्रीज विद देम, जब तक वो उनके साथ सहमत नहीं हो जाएगा, मतलब वो जाएंगे नहीं, वो वही इंतजार करेंगे जब तक कि वो उनके साथ एग्री ना हो जाए। टाइम हो गया। दे विल वेट हियर अनलेस ही एग्रीज विद देम, अगर वो एग्री नहीं हुआ उनसे तो वही इंतजार करते रहेंगे। मतलब कंडीशन है कि भाई एग्री हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, नहीं एग्री हुआ तो हम जाएंगे नहीं, हम वहीं रुके रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम अनलेस एंटिल में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब अनलेस एंटिल में से हम यूज किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग फिर भी अलग अलग ही होते हैं। अब जैसे हम अनलेस या एंटिल में से इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं कि बात एक ही है, मीनिंग बदल जाएंगे। अनलेस लिखोगे तो मीनिंग अलग होगा, अंटिल लिखोगे तो मीनिंग अलग होगा। ठीक, बात समझ में आई? इसमें केवल अंटिल आएगा, इसमें केवल अनलेस आएगा। ये क्लियर हो गया सबको? चलो चलो, अगर ये समझ में आ गए तो अब अपने क्वेश्चन पे आओ। टूरेल्स वॉज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। टूरेल्स जो थे वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। ठीक है, मतलब प्रोफेशनली म्यूजिक प्ले किया करते थे। लेकिन वो म्यूजिशियन कब तक रहे? जब तक ये पता नहीं चल गया कि उनको आर्थराइटिस है। और जब ये पता चल गया कि उनको आर्थराइटिस है, फिर उनको मतलब इंस्ट्रूमेंट प्ले करना उनको लिए पॉसिबल नहीं रहा, उन्होंने बंद करना पड़ा। तो मतलब फिर उसके बाद में वो म्यूजिशियन नहीं रहे। ट्यूरेल्स तो रहे होंगे, लेकिन वो जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे फिर वो म्यूजिशियन नहीं रहे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे टाइम को रेफर करना है, ना कि कंडीशन को। अगर टाइम को रेफर करना है, कंडीशन को नहीं रेफर करना, तो अनलेस गलत लिखा हुआ अंटिल लिख दो। तो लिखो टूरेल्स वाज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन अंटिल ही वाज डायग्नोज्ड विद अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस डिजीज। ठीक है, ये हमारा आंसर अनलेस और अंटिल के डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था। लेकिन होता क्या, अब देखो ज्यादातर बच्चों को पता होता है कि हाँ भाई अनलेस और अंटिल पे डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पता ही होता है। बहुत से बच्चों को पता होता है फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, ग्रामर सेक्शन है, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि अनलेस और अंटिल कंजंक्शन के डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आता है तो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पढ़ो, पूरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करो क्या कहा जा रहा है। हमें मोटी मोटी बात तो थ्योरेटिकल पता होती है, थ्योरी तो हमें पता है कि हाँ भाई अनलेस का मतलब ये है, अंटिल का मतलब ये है। लेकिन उस थ्योरेटिकल नॉलेज को, जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन हमें है, अगर हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना तो हम कई बार नहीं कर पाते। तो सीखने का ये भी पार्ट है। सीखने का मतलब ये नहीं है कि केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ लेना। सीखने का मतलब है जो आपने थ्योरी पढ़ी है अब आप उसको प्रैक्टिस में भी ला पाओ, ये भी सीखना है। ये नहीं खाली हमने रूल याद कर लिया। भी मैं कमेंट देख रहा था, एक बच्चा कह रहा था सर इंपॉर्टेंट रूल करवा दो। ठीक है, अब मैं कई बार इग्नोर करना चाहता हूं कि अब इन बच्चों को कहने समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कुत्ते की पूंछ है, ये सीधे होंगे नहीं। मैं लाख कोशिश कर लूं लेकिन ये सीधे होंगे नहीं, क्योंकि इनकी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि इनको सही बात और सच्ची बात ना बताई ही नहीं गई। इनको हमेशा वो बातें बताई गई जो मीठी लगी इन्हें, अच्छी लगी इन्हें। ठीक है, और बस ये वही सुनते समझते चले आए। अब आज हमारे जैसा टीचर अगर मतलब खूब चिल्ला चिल्ला के भी इनसे कहे, प्यार से भी कहे, समझाए, तो ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी कई सालों इस तरीके से कंडीशनिंग कर दी गई है इनके दिमाग की कि आप इनको सही और सच्ची बात आप समझा ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग गलत वायरिंग हो गई इनकी। तो मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जब मैंने कहा था ना आप लोगों से अपनी बात कहने के लिए आपके पास 2 मिनट है, कुछ कहना बताना चाहते हो तो अपना कह बता लो। तो एक बच्चा था, उसने एक ही कमेंट कई बार किया, हालांकि तब मैंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है अब हम उसकी बात कर सकते हैं। तो उसने कई बार कहा सर इंपॉर्टेंट रूल करवा दो, इंपॉर्टेंट रूल करवा दो, इंपॉर्टेंट रूल करवा दो। इंपॉर्टेंट रूल में तो यही होता है ना कि भाई अनलेस और अंटिल जो होते हैं वो एक दूसरे की जगह नहीं आ सकते, इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। रूल तो पता होता है ना, क्वेश्चन तो नहीं हुआ ना सॉल्व। अब इन्हें कौन समझाए और कैसे समझाए? नहीं समझा सकते। सीखने का मतलब केवल रूल पढ़ लेना, केवल क्वेश्चन के आंसर पढ़ लेना, सीखने का मतलब केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना नहीं होता है। सीखने का मतलब ये होता है बच्चे, जो आपने पढ़ा है, जो आपने रूल याद करा है, ठीक है, अब उसको क्वेश्चन जब आएगा तो उसको अप्लाई भी तो कर पाओ। है, रूल तो बुक्स में दुनिया भर के लिखे पड़े, रूल्स के लिए कोई कोचिंग लेता है मोटी बुद्धि? रूल्स पढ़ने सीखने के लिए भी क्या कोई कोचिंग लेता है बेवकूफ इंसान? वो तो किताबों में लिखे पड़े, कोई भी किताब ले लो, अपना पढ़ लो, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, ये आंखें भी बचेंगी जो वीडियो देख देख के अपनी फोड़ रहे हो। है, तो रूल्स ही अगर पढ़ने, अब सॉरी लिख रहा है तो अगर रूल्स ही पढ़ने तो रूल्स तो किताबों में लिखे होते हैं बच्चे। किताब ले लो, उसमें रूल्स भी लिखे,
एग्जाम्पल भी नीचे लिखे हुए हैं। उसमें ना टाइम खराब होगा, ना पैसे ज्यादा खराब होंगे, और हमारी आंखें भी बचेंगी। किताब पढ़ने से तो आंखों को नुकसान नहीं होता ना, वीडियो देखने से तो आंखों को भी नुकसान होता है। तो हमें ये आना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। It has been observed that people invent new machines when they think independent. इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए, बस ये सोच लो। इसका आंसर किसी भी गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने सही बताया। देखो जैसे हमने लिखा ना, when they think वर्ब हो गई, हाउ डू दे थिंक, कैसे सोचते हैं। अब यहाँ पे ना आप ध्यान से देखो, हमें हाउ के रिप्लाई की जरूरत है। हाउ के रिप्लाई की जरूरत का मतलब है हमें एडवर्ब चाहिए। व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब और मैनर होता है। इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इंडिपेंडेंट को हटाएंगे और इसकी जगह इसकी एडवर्ब फॉर्म लिख देंगे जो इंडिपेंडेंटली होती है। इंडिपेंडेंटली, ये हमारा आंसर हो गया। It has been observed that people invent new machines when they think independently. ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि लोग नई मशीन्स तब इन्वेंट कर पाते हैं जब वो इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, स्वतंत्र होकर सोचते हैं। ठीक है, चलो फिर भी चलो आंसर तो सही बता दिया तुम लोगों ने, इजी क्वेश्चन भी था, लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें और डिस्कस करना यहाँ पर चाहूंगा इससे रिलेटेड। देखो एक हमने लिखा, दे थिंक अस independently. We are बस ये बता दो, दे थिंक अस इंडिपेंडेंटली। बताओ सेंटेंस है या गलत है? अब ये गलत हो गया। अब देखो इसमें पता है क्या बच्चे, ये जो थिंक हमने लिखी है वर्ब, अस इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दे थिंक अस, वो हमें मानते हैं। थिंक का मतलब है मानना, यहाँ पे वो हमें मानते हैं। क्या मानते हैं ये हमें बताना। तो ये ऑब्जेक्ट है, और अब जो हम लिखेंगे ना वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट चाहे ऑब्जेक्ट का हो सब्जेक्ट का हो, वो एडवर्ब नहीं होता, वो या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे चूंकि हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए जो कि नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली तो एडजेक्टिव है नहीं, तो हम इसे एडजेक्टिव बना देंगे, तो हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट। ठीक, तो दे थिंक अस, वो हमें मानते हैं। क्या मानते हैं? इंडिपेंडेंट। वो हमें इंडिपेंडेंट मानते हैं, मतलब वो ये मानते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब हम होंगे नहीं, ऐसा कुछ होगा। तो ये ध्यान देना, ये जो दोनों जगह हमने थिंक वर्ब लिखे ना बच्चे, ये मेंटल एक्शन की वर्ब है, ये मेंटल एक्शन है। ठीक है, ये मेंटल स्टेट है। तो ये जो हल्की हल्की बारीकियां होती हैं ये हमें देखनी आनी चाहिए। रूल से आप ये कभी नहीं सीख पाओगे, जिंदगी भर रूल पढ़ लो, जिंदगी भर पढ़ते रहो रूल। ठीक है, अगर सेंटेंस नहीं समझ में आएगा, अगर जो क्वेश्चन जिसको आप आंसर करने जा रहे हो, अगर आप ये ना समझ पाओ ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो आपने चाहे एक रूल पढ़ा चाहे 10,000 रूल पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गड़बड़ करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप रूल पढ़ने के साथ साथ में चीजों को समझ भी लेते हो, क्या कहा जा रहा है, दोनों सेंटेंसेस का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप उस डिफरेंस को, इफ यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस, इन अ नटसेल आई वुड से दैट इफ यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस, अगर आप जो हिडन मीनिंग है उसको आप समझ सकते हो, इतनी समझ आप में आ गई है जो कि रूल से कभी नहीं आएगी। रूल्स पढ़ के तो वो समझ कभी आएगी नहीं। रूल्स की लॉजिक, रूल्स लॉजिक को खत्म कर देते हैं। अकल थोड़ी बहुत अगर किसी में है भी, तो वो रूल पढ़ेगा ना तो उसकी वो अकल भी खत्म हो जाएगी जो है। तो रूल्स की तो बच्चे कहानी ये है कि अगर किसी में थोड़ी बहुत अकल है और समझ है भी, और वो रूल से इंग्लिश पढ़ने लग जाए, तो वो जो उसकी अकल और समझ थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगा, उसका जीरो कांटा हो जाएगा। हमें बात समझ में आनी चाहिए क्या कहा जा रहा है। अगर आप बात नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं, आप एक क्या रूल पढ़ो, 1000 रूल पढ़ लो, सारे इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। रूल्स आर फॉर फूल्स, सीधी सी बात है, बेवकूफों के लिए रूल्स होते हैं। ठीक,
तो देखो मैं एक बार बता देता हूं अपनी तरफ से भी, जो बच्चे ना समझ पाए वो समझ लेंगे। पहले वाले सेंटेंस में हमने थिंक को लिखा कि वो एक मेंटल एक्शन है। थिंक का मतलब है सोचना, विचार करना, किसी चीज के बारे में मेंटली कैलकुलेशंस करना। तो वो एक मेंटल एक्टिविटी है, एक मेंटल एक्शन है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई न्यू बिजनेस, मैं अपने नए बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ का मतलब कुछ दिमाग में क्रियाकलाप चल रहे हैं, ठीक। लेकिन दे थिंक अस इंडिपेंडेंटली कोई मेंटल एक्शन नहीं है, ठीक है। वो हमें इंडिपेंडेंट मानते हैं, ये एक बिलीफ है, ये उनका ऐसा मानना है, ये एक्शन नहीं है, ये उनके माइंड की स्टेट है कि वो हमें ये मानते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है। कोई नहीं, आप देखो बहुत से बच्चों को ये लगता है कि सर आप जो कह रहे हो ये बात हम समझते भी हैं, लेकिन हमसे इसका एप्लीकेशन नहीं हो पाता। कोई बात नहीं है, मैं कौन से कह रहा हूं कि आप पहले दिन ही सुधर जाओगे, महीनों लगते हैं भाई सुधरने में। मैं चाहता हूं बस तुम रास्ता सही पकड़ लो, मुझे इसके अलावा और किसी चीज से वास्ता नहीं है। तुम कितने सफल होगे कितने नहीं सफल होगे वो सब डिसाइड तुम लोगों की मेहनत से ही और डिवोशन से ही होगा, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। मेरे पढ़ाने का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको सही रास्ता दे दूं। अब उस रास्ते पे आप कितनी दूर तक चलोगे, कितना तेज चलोगे, कितना धीरे चलोगे, वो तुम देखो जाके, उस पर मेरा कोई मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा बस रोल इतना है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दे दूं कि ये सही रास्ता है भाई, इस पे चलो, बस। टीचर का काम इतना ही होता है कि स्टूडेंट्स को सही रास्ता बता देना कि ये सही रास्ता है, ये सही तरीका है। एक बार बच्चे को पता चल गया कि हाँ भाई ये रास्ता है, हमें इस पे चलना है और ऐसे सर जी ने बताया हमें ऐसे चलना है, फिर तो बच्चों के अपने अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा स्पीड से भागता है, कोई धीरे धीरे भागता है, वो तो डिपेंड करता है सब पे। तो मेरा काम तुम्हें कहीं लेके जाना नहीं है, मेरा काम है तुम्हें सही रास्ता दिखाना और उस रास्ते पे कैसे चलना है इसकी तुम्हें सही चीजें समझाना। बाकी कितना तेज चलोगे कितना दूर तक चलोगे वो तुम अपना देखो, ठीक है। ये कहानी है, तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमें रास्ता सही मिल गया कि नहीं मिल गया। जिस दिन तुम ये कह दोगे कि नहीं सर जी अब हमें सही रास्ता मिल गया है, अब हमें सही तरीके से चलना आ गया है, बस मैं मानूंगा कि अब तुम आजाद हो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, तो मैं तब तक तुम्हारे साथ हूं जब तक तुम्हें सही रास्ता नहीं मिल जाता या तुम्हें सही तरीके से चलना नहीं आ जाता। अगले पे आ जाओ। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखें सारे बच्चे आंसर होता है। For every citizen, it is mandatory to help the civic administration for keep of the city clean. अब हमने कहा हर एक सिटीजन के लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? टू हेल्प द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करे। किस चीज में हेल्प करे? फॉर कीप ऑफ द सिटी क्लीन, शहर को साफ सुथरा रखने में। आंसर बताइए। चलो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो लिखा है वो गलत क्यों है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे, उनमें सबसे पहले यही पता क्या करो कि जो लिखा है वो गलत क्यों है, ठीक है। कई बार नो इंप्रूवमेंट के तो आंसर्स आते हैं। तो ये जो फॉर है ना, ये प्रेपोजिशन है। कीप को अगर हम इसके बाद लिखेंगे तो कीप वर्ब है। अगर हम कभी भी किसी वर्ब के बाद में किसी प्रेपोजिशन को लिखेंगे, सॉरी किसी प्रेपोजिशन के बाद में किसी वर्ब को लिखेंगे तो वर्ब हमेशा जेरेंड फॉर्म में लिखी जाएगी, मतलब कीपिंग लिखना पड़ेगा। कीपिंग यहाँ लिखा नहीं इसलिए गलत है। चलो अच्छा, फॉर कीपिंग द सिटी क्लीनलीनेस। अब ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये द सिटी ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो क्या आएगा? क्लीन, एडजेक्टिव। दूसरी चीज, और कीप जो है ना इसके बाद डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द सिटी। ये जो ऑफ प्रिपोजिशन लिखी ये भी गलत है, तो ये गलत। तो इसमें दो गलतियां हैं, एक तो ये ऑफ नहीं होना चाहिए क्योंकि कीप वर्ब ट्रांसिटिव होती है, तो द सिटी डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये क्लीनलीनेस की जगह क्लीन एडजेक्टिव होना चाहिए जो सिटी को डिस्क्राइब करेगा, ठीक। तो ये गलत हो गया। फॉर क्लीन, इसमें भी वही गलती हो गई कि फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में अगर किसी वर्ब को लिखोगे तो जेरेंड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, जेरेंड फॉर्म नहीं, तो ये गलत हो गया। ये आंसर कीप द सिटी क्लीन, ठीक है। तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा? इट फॉर एवरी सिटीजन इट इज मैंडेटरी टू हेल्प द सिविक एडमिनिस्ट्रेशन कीप द सिटी क्लीन, कि हर एक सिटीजन की ये जिम्मेदारी है कि वो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको हेल्प करे शहर को साफ रखने में। जैसे म्यूनिसिपालिटी होती है, उनका काम होता है शहर को साफ रखना, कूड़ा करकट उठाना, फलाना ढिमकाना। तो अगर सिटीजन्स हेल्प ना करें तो वो शहर को साफ नहीं रख सकते। सिटीजन्स मान लो केला खाएं छिलका फेंक दें रोड पर,
घर में अपना सफाई करें, कूड़ा निकालें और फेंक दें गली में, ठीक है। चॉकलेट खाते हुए बच्चे जाएं रोड से गाड़ी में और चॉकलेट का रैपर फेंक दें बाहर, ठीक। तो कितनी भी बढ़िया व्यवस्था हो, शहर कभी साफ नहीं रह सकता। शहर को साफ रखना है तो जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी कि नागरिक उनको हेल्प करें, शहर के लोग भी हेल्प करेंगे तभी वो लोग साफ कर रख पाएंगे, नहीं तो वो दिन रात लगे रहें, लेकिन अगर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे और गंदा करने पे शहर को उतर आएंगे तो चाहे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन कितना भी एफिशिएंट हो, वो कभी भी शहर को साफ नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले पे आ जाओ। Anyone who known to India's villages known the meaning of scarcity. कीप बेयर इन्फिनिटिव है बच्चे, कीप मेन वर्ब नहीं है, कीप बेयर इन्फिनिटिव है जो हेल्प के बाद यूज होता है। देखो देखो देखो, कुछ बच्चे हैं उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे ये आना चाहिए, देखो यहां देखो, हेल्प है वर्ब, मेन वर्ब, और जो फिनिश है ना बेयर इन्फिनिटिव है। तुम लोगों ने नॉन फिनाइट वर्ब्स में पढ़ा होगा कि हेल्प के साथ में बेयर इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं। वर्ब पढ़ी है, लेट, बिड, वॉच, सी, फील, हियर, मेक, हेल्प, नोटिस, पढ़ी होंगी ना कभी कभी, याद ही नहीं रहता, बेवकूफों को भूल जाते हैं। तो इनके साथ पढ़ा होगा ना कि हम इनके साथ में बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो ये वही तो है बच्चे, ये देखो, ये हेल्प जो है ना ये वर्ब है, भले ये खुद यहाँ पे नॉन फिनाइट वर्ब है, ठीक है। और ये जो कीप हमने लिखा ना बेयर इन्फिनिटिव है, ये जो हमने कीप लिखा ना ये बेयर इन्फिनिटिव है, ये मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। चलो अब इस पे आ जाओ। देखो एनी वन हु नोन टू, अब ये हु जो है ना ये सब्जेक्ट है, सारे बच्चों को बात पता होगी, ये जो हु है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नोन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकती, क्योंकि अगर ये हु सब्जेक्ट है तो ये इसकी वर्ब है। मेन वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आती, अगर नहीं आती तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। ये भी नहीं आएगी। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है नोन और ये जो आईएनजी फॉर्म है नोइंग, ये थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं यूज होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ए और डी। अब हम या तो इज नोन लिखें या हम नोज लिखें, तो इसे हमें समझना है। एनीवन हु इज नोन टू इंडियाज विलेजेस नोज द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी। एनीवन नोज इंडिया, अब देखो ये गलत हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम केवल नोज लिख देंगे, ठीक है, तो एनीवन हु नोज इंडियाज विलेजेस नोज द स्कैरसिटी। तो अब इन दोनों में टोटल डिफरेंस क्या है, जैसे हमने लिखा राम नोज श्याम, ठीक है, और राम इज नोन टू श्याम, ठीक है। तो ये जो नोज है और इज नोन टू है, बस हमें इनका डिफरेंस समझना है, यही डिफरेंस है यहाँ पर। जब हमें वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो हम जान जाएंगे इनमें से कौन सा आंसर है, ठीक। तो हमें ये समझना है कि अगर हम लिख रहे हैं राम नोज श्याम और हम लिख रहे हैं राम इज नोन टू श्याम, तो दोनों का मतलब क्या है। राम नोज श्याम का मतलब राम श्याम को जानता है, इसका मतलब ये हो गया कि राम जो है वो श्याम को जानता है। राम इज नोन टू श्याम का मतलब होता है श्याम जो है वो राम को जानता है, कि राम का परिचय श्याम से, मतलब श्याम जानता है कि राम कौन है। राम नोज श्याम का मतलब है कि राम श्याम को जानता है, कोई जरूरी नहीं है श्याम भी राम को जानता होगा, बट राम जानता है श्याम को। राम इज नोन टू श्याम का मतलब जो श्याम है राम उससे परिचित है, मतलब श्याम राम को जानता है। बात समझ में आ गई। अब यहां देखो हमने लिखा एनी वन हु नोन टू इंडियाज विलेजेस नोज द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी।
मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी कौन जानता है? जिसको इंडिया के गांव जानते हैं या जो इंडिया के गांव को जानता है। स्कैरसिटी क्या होती है, अभाव क्या होता है, कमी क्या होती है, ये किसे पता होगा? जो भारतीय गांवों को जानता है या भारतीय गांव जिसे जानते हैं? जो भारतीय गांव को जानता है, जो कभी गांव में रहा है, जिसने गांव में कभी समय बिताया है, वो जानता है कि स्कैरसिटी क्या होती है। ठीक है। होली दिवाली पे क्या होता है? जूते नए मिलेंगे तो कपड़े नए नहीं मिलेंगे, कपड़े नए मिलेंगे तो जूते नए नहीं मिलेंगे, ऐसा होता है ना भाई। या तो होली पे कपड़े ले लो तो जूते दिवाली पे मिलेंगे, या होली पे जूते चप्पल नए ले लो तो कपड़े दिवाली पे मिलेंगे, होता है। ठीक है। गांव देहात के बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है, जो तैयारी करना चाहते हैं, कोचिंग वोचिंग लेते हैं, चाहे 11वीं में पढ़ते हैं 12वीं में पढ़ते हैं, तो कई बार स्कूल की फीस टाइम से नहीं भर पाते, लेट हो जाती, कभी बाढ़ आ गई, कभी तूफान आ गया, कभी ये हो गया। ठीक है। और जो मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2-2 3-3 महीने की फीस हो जाती है, टीचर कई बार कहते हैं। ठीक है। तो बेचारे जमा कर पाते हैं। स्कैरसिटी क्या है? लोगों के पास बीमारी है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के, अस्पतालों में लाइन में लगते हैं। तो जो गांव में रहा है, जो गांव में पला बड़ा है, उसको पता है कि स्कैरसिटी क्या होती है, कमी क्या होती है। ठीक है। कैसे कम साधनों संसाधनों के साथ में जिया जा सकता है, ये उसे पता है। शहर में रहने वाला आदमी जनरली मतलब नहीं समझ पाता है कि गांव वाले लोगों की अवस्था क्या होती है, स्कैरसिटी क्या होती है। चलो, तो कुल मिला के बात ये है कि हमारा आंसर जो इसमें है वो है एनी वन हु नोज इंडियाज विलेजेस। कोई भी ऐसा पर्सन जो भारतीय गांवों को जानता है, जो गांवों में रहा है, जिसने गांव में समय बिताया है, वो ये भी जानता है कि स्कैरसिटी क्या होती है। स्कैर्स का मतलब आपदा नहीं होता है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। बच्चा कमजोर है, कैल्शियम की कमी है, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, वही दाल चावल सूखी रोटी और सब्जी आलू की, ठीक है, यही खाओ। शहर में क्या होता है? कीवी मिलता है शहर में नहीं होता है, ड्रैगन फ्रूट बिकता है, यहाँ पे कीवी बिकता है। मतलब जो न्यूट्रिशन रिच फ्रूट होते हैं, लोग उनको अफोर्ड भी कर लेते हैं। ठीक है। अलग अलग टाइप की दालें होती हैं, इसमें विटामिन ये है, उसमें विटामिन वो है, फलाना है ढिमकाना है, ये सिट्रस फूड है, वो फ्रूट है। गांव के बच्चों को तो फ्रूट ही नहीं मिलता। जो अपना अवेलेबल है गांव, जिस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं बस वही मिल जाते हैं, जो नहीं अवेलेबल वो तो उनको मिलता भी नहीं बेचारों को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सर जी बिलोंग टू द विलेज। भैया मैं 2010 में दिल्ली आया था, 2010 में। तो 2010-11 में मैं दिल्ली आया था, तो इसका मतलब आप मान सकते हैं मैंने अपनी जिंदगी 25 साल गांव में काटे। मैंने अपनी जिंदगी के जन्म से लेकर 25 वर्ष तक का जब मैं हो गया तब तक मैं गांव में ही था। तो आप ये समझ सकते हो कि मैं गांव से बहुत करीबी से परिचित हूँ, गांव की अर्थव्यवस्था से, गांव की हर व्यवस्था से मैं बहुत ढंग से परिचित हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआत के 25 साल गांव में ही जिए, 25 साल, उसके बाद शहर है। अगला देखो। टुडे वी आर मोस्ट कंसर्न अबाउट द सर्वाइवल ऑफ आवर सिविलाइजेशन इन द फेस ऑफ द न्यूक्लियर वॉर थ्रेट। कर लिया सबने ट्राई? चलो तो आपको मैं बता देता हूं। सेंटेंस और प्रोनेटिव क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले पता करना चाहिए जो लिखा है वो सही है गलत है। तो आंसर है वो सही है। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है कि इन अ सिचुएशन ऑफ, कि किसी परिस्थिति में। तो जो हमने लिखा है ना बच्चे, ये नो इंप्रूवमेंट है, इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन द फेस ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि इन दैट कंडीशन। इन द फेस ऑफ समथिंग का मतलब इन द कंडीशन ऑफ द न्यूक्लियर वॉर थ्रेट, कि जो न्यूक्लियर वॉर थ्रेट है, जो परमाणु युद्ध का मतलब खतरा है, अब इस खतरे के मतलब परिस्थिति में, इस कंडीशन में हम सबसे ज्यादा जो चिंतित हैं वो चिंतित हैं अपनी सिविलाइजेशन के सर्वाइवल के बारे में। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ, तो न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे ही होंगे, तो कंफर्म ही है। और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इस समय वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर उसके 20% भी यूज हुए, जो कि उससे ज्यादा ही होंगे, अगर नौबत आई तो उससे ज्यादा ही होंगे, ठीक है, तो ह्यूमंस की सिविलाइजेशन बचेगी नहीं बचेगी, इस पर भी चिंता करने की, सोचने की जरूरत पड़ सकती है।
न्यूक्लियर वेपन्स कितना डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये आप सबको पता होगा। ठीक, तो इसका आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The rocket had hardly achieved its intended trajectory when it developed snags. Snag का मतलब होता है कोई ग्लिच, कोई टेक्निकल फॉल्ट। The rocket had hardly achieved the intended trajectory. जो रॉकेट था उसने मुश्किल से ही इंटेंडेड ट्रेजेक्ट्री को अचीव कर पाया था, तभी उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गए। आंसर बताओ सभी लोग, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं इसका। गो मैकेनिक, अब देखो सारे बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, यहां पे जो हमने टाइम लिखा ना, व्हेन इट डेवलप्ड स्नैक्स, तो ये टाइम है, और ये टाइम ध्यान से देखो पास्ट का है, लिखा ना डेवलप्ड पास्ट टेंस। तो अगर यहाँ पे टाइम क्लॉज पास्ट की है, जो कि है ही, तो फिर हम ये जो हैज यूज कर रहे हैं ना, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग हो रही है, हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारी टाइम क्लॉज पास्ट की है तो मेन क्लॉज में पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, तो ये हैज तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, हार्डली एडवर्ब है, अगर हम इसे शुरू में लिखेंगे तो इसका तो इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो जो हैड हेल्पिंग वर्ब है वो रॉकेट से पहले लिखनी पड़ेगी, लेकिन वो रॉकेट से पहले नहीं लिखी, तो ये गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? इसमें अगर हैड लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन हैड लिखा नहीं, हैज लिखा, तो ये गलत हो गया। इसमें अगर हैड लिखा होता रॉकेट से पहले तो सही हो जाता, वो बाद में लिखा तो गलत हो गया। अब हम क्या लिखें, द रॉकेट हार्डली हैड या द रॉकेट हैड हार्डली, इनमें से हमें एक को डिसाइड करना है कि हम क्या लिखें। चलो देखो, ही हैड हार्डली फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, और ही हार्डली हैड, एक में हार्डली हैड लिखा है, ही हार्डली हैड फिनिश द वर्क। अब हमें ये सोचना है कि हम इनमें से कौन सा लिखें, तो सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और ये फिनिश्ड मेन वर्ब है, और ये हार्डली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सॉरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड मेन वर्ब है, और हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सारे बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है कि एडवर्ब्स जो होते हैं वो मेन वर्ब के लिए यूज होते हैं, तो अगर कभी हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों लिखी हो तो एडवर्ब्स को लिखना चाहिए मेन वर्ब से पहले, मतलब ये वाला तरीका सही है, ये वाला तरीका गलत है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो हमने लिखा द रॉकेट हार्डली हैड, तो ये गलत लिखा हुआ है, हार्डली हेल्पिंग वर्ब है, हैड उसके बाद आना चाहिए, क्योंकि मेन वर्ब भी लिखी ना अचीव्ड, तो जो हार्डली हम एडवर्ब यूज करेंगे डिग्री का वो मेन वर्ब से पहले आएगा, यहाँ उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख रखा, तो ये गलत है, कहने का मतलब नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट, ये हमारा आंसर है। द रॉकेट हैड हार्डली अचीव्ड द इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी। अगला देखो, द सुपरवाइजर वॉज फ्यूरियस टू लर्न दैट नो वन वॉज नोइंग वेयर द फाइल्स वर केप्ट। अब हम कह रहे हैं कि सुपरवाइजर भड़का हुआ था, क्यों भड़का हुआ था, टू नो दैट, जब उसे ये पता चला, टू लर्न दैट, ये जानकर, दैट नो वन वॉज नोइंग वेयर द फाइल्स वर केप्ट, कि किसी को ये पता ही नहीं कि फाइल्स रखी कहाँ है, इस बात पे सुपरवाइजर बहुत भड़का हुआ था। आंसर बताना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, वॉज नोइंग आप लिख नहीं सकते क्योंकि नो स्टेटिव वर्ब होती है, नो वर्ब ऑफ स्टेट होती है, वर्ब ऑफ स्टेट होने की वजह से इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता, तो ये गलत, ये गलत, दो ऑप्शन गलत है, ठीक। अच्छा, वॉज फ्यूरियस यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखो, ये पास्ट टेंस है, तो अगर मेन क्लॉज पास्ट टेंस में तो आगे जो आप लिखोगे वो भी टेंस पास्ट होगा, तो आप हैज नॉन लिख नहीं सकते। मेन क्लॉज पास्ट में तो उसकी सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट हो जाती है, तो आप हैज नॉन लिख नहीं पाओगे, तेरा आंसर। तो आंसर हो गया न्यू, ठीक है। द सुपरवाइजर सॉरी, द सुपरवाइजर वॉज फ्यूरियस टू लर्न दैट नो वन न्यू वेयर द फाइल्स वर केप्ट, ठीक। तो वॉज नोइंग हम लिखने, दो और वॉज नोइंग लिखा, ए और डी ऑप्शन तो सेम है, चलो कोई नहीं।
तो ये हम लिख नहीं सकते ए और डी, क्योंकि नो वर्ब एज अ मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ नहीं सकती, ठीक है। हैज नॉन लिख नहीं सकते क्योंकि मेन क्लॉज पास्ट में जो हम बात कर रहे हैं वो पास्ट की है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है न्यू, वही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो, तो फिल इन द ब्लैंक्स अब अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब सब डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।